नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खंबागड़ी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड आई होप व्हेन दिस वीडियो इज़ रिलीजिंग बहुत सारे लोग शॉपिंग करके आ चुके हो क्योंकि आज मार्केट्स भरी पड़ी हुई हैं। रंग-बिरंगी लाइट्स, दियों के साथ में जो देखने को मिल रहा है उत्साह, इस बार जो शॉपिंग हो रही है सर वो रिकॉर्ड तोड़ शॉपिंग हो रही है। मतलब मैं जो नंबर्स और फिगर्स मैं देख रही हूँ एवरी टाइम आई एम एस्टोनिश्ड बट आई विल वेट फॉर द फेस्टिवल टू गेट ओवर एंड देन गेट द रियल पिक्चर। बट दिस टाइम, दिस ईयर द शॉपिंग फॉर दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली और ये पूरा नवरात्रों का मिला के रिकॉर्ड तोड़ खर्चा होने वाला है। कहाँ हैं वो लोग जो बोल रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है? कहाँ हैं? मैं ढूँढना चाहती हूँ, उनको दिखा ले जाकर मार्केट दिखाना चाहती हूँ। बट खैर, मुद्दा आज वो नहीं है। मुद्दा एक जगह दिवाली और मन रही है, पर वो अलग तरीके की दिवाली म मन रही है। अफ़गानी भाई लोग, तालिबानी लोग अलग तरीके की दिवाली मना रहे हैं और आज पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले कई दशकों में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिवाली मना रहा है। यस, जहाँ पर कभी भगवा रंग नहीं लगाने देते थे, भारत के फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करने देते थे, वहाँ पर भी दिवाली मन रही है। बट आते हैं दूसरी दिवाली की तरफ, जिसकी तरफ हमारे साथ जुड़े हैं, जिसपे मेजर जनरल सुधाकर जी सर। सर, ये जो दिवाली मन रही है, जो तालिबानी मना रहे हैं, पाकिस्तानियों के छुटके-छुटके बम, ह्यूमन बम सब सब बना-बना के, उसपे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है एंड दैट इज़ कि दोनों कंट्रीज़ की डेलीगेशन कतर जा रही है। ना व्हाई कतर एंड व्हाई न ईरान में का इस पे बीच में क्या गेम चल रहा है? सर वार्म वेलकम। पहले थोड़ा-सा क्रोनोलॉजी समझते हैं कि ट्रम्प के स्टेटमेंट से लेकर कतर तक हुआ क्या बीच में? जी सर। देखिए, मैं हमारे सबसे पहले दर्शकों को मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से धनतेरस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएँ देता हूँ और गायत्री, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने फिर से मेरे को आपके चैनल में इनवाइट किया। जहाँ तक आपकी सवाल है, बात बिल्कुल सही व्याख्या किए हैं आपने आपके ओपनिंग रिमार्क्स में। हिंदुस्तान में हम धनतेरस की तैयारी कर रहे हैं, अभी 1 घंटा शायद बाकी है दिया जलने के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक दिया, नए किस्म की दिया एक जल रहा है, जलने जा रहा है कतर में और ये पहुंच चुके हैं, नहीं जा रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, बातचीत लागू है। डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट जब उन्होंने बताया था कि बागराम एयरफील्ड को अगर नहीं देंगे तो उनसे बुरा कोई नहीं मिलेगा, तो कुछ बुरा होने जा रहा है, इस किस्म की उन्होंने कमेंट्स दिए हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत कुछ चीज़ें, 4-5 चीज़ें उन्होंने बताया, लेकिन मेन इश्यू उनका सेंट्रल फोकस एज़ फार एज़ अफ़गानिस्तान इज़ कंसर्न्ड, ये बागराम एयरफील्ड को लेना चाहते हैं और अफ़गान तालिबान का ये मुद्दा पूरा पक्का है, इरादा पक्का है कि ये बागराम एयरफील्ड को चाहे कुछ भी हो जाए, साम, दाम, दंड, भेद, ये वहाँ पे झंडा गाड़ दिए हैं परमानेंटली, ये यूएसए को नहीं देंगे। हिंदुस्तान को देने के लिए तैयार है, लेकिन यूएसए को नहीं देंगे। ये बैटलफील्ड जो है इनविजिबल, एक बैटलफील्ड, लड़ाई का मैदान तैयार होते जा रहा है। और दिया जलाने का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 3 क्रिकेटियर मरे हैं, जो एरियल अटैक है, ये दूसरी एरियल अटैक। कोई भी देश का अगर एयर स्पेस वायोलेशन होता है, लड़ाई, मिलिट्री साइंस ये कहता है कि एयर स्पेस वायोलेशन का मतलब लड़ाई, जंग उन्होंने छेड़ दिया है, शुरू हो गया है। और उसका समाप्ति कैसा होगा, क्या रूप रंग लेगा, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप अफगानिस्तान तालिबान को हमेशा ध्यान रखिएगा। 1839 टू 1842 पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, उसमें मुंह तोड़ जवाब दिए थे। 18,000 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सैनिकों को लेके यहाँ पे डिप्लॉय किए थे। 18,000 के सब मारे गए, सिर्फ एक डॉक्टर को खच्चर के ऊपर बिठा के उन्होंने वापस किया था। उसके बाद दूसरी एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 1878 टू 1880, उसमें भी मरते मरते बचे। स्ट्रिक ऑफ सक्सेस बोलते हैं, मैं उसको सक्सेस नहीं मानता हूं, वो भी काफी एक खतरनाक एक डिफीट हुआ था। लेकिन इसी का थोड़ा सा एक फायदा उठाते हुए आगे जाके 1893 को उन्होंने दुरान लाइन, जो उनके सेक्रेटरी थे मार्टिरंड दुरान, उन्होंने एक साइन कराया था जल्दबाजी में, ताकि यूएसएसआर, काफी लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे दुरान लाइन किस लिए खींचा था। इसलिए खींचा था क्योंकि सोवियत यूनियन की जो एक्सपेंशन है, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, बहुत तेजी रफ्तार से ये पर्शियन ऑयल फील्ड की तरफ बढ़ती हुई आ रहे थे। अफगानिस्तान में पूरा फैल गए थे और पाकिस्तान तब, जबकि हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर था, ये इसके आसपास पहुंच गए थे। तो बलूचिस्तान की बात करते हैं, वहां आके पहुंच गए थे।
तो इनको एक एक सीमित रखने के लिए ये लाइन खींचा गया था जल्दबाजी में। और तीसरी लड़ाई हुई थी एंग्लो अफगान वार, इसको बोलते हैं 1919, उसमें भी काफी मार खाई थी। उसके बाद आप सबको पता है सोवियत यूनियन 79 to 89, उसके बाद अमेरिका का 2001 से लेकर 2021 तक कैसे 2 सुपर पावर यहां से पिटाई, 3 सुपर पावर अच्छी तरह मार खा के वापस किए थे। इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी का अनुवाद आप कर लीजिए। साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अफगानिस्तान तालिबान तो एक नाम लेके, ऐतिहासिक नाम लेके चल रहे हैं। साथ ही एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, जब रशिया विड्रॉ किए थे उन्होंने खूब सारे टैंक, मेरा डायरी में लिखा हुआ था कितने टैंक कितने हथियार छोड़ के गए थे, खूब सारे मात्रा में हथियार छोड़ के गए थे। अभी जो अमेरिका जो छोड़ के गया था $85 बिलियन का 3 लाख पीसेस हथियार, स्मॉल आर्म्स, ऑटोमेटिक हथियार, स्नाइपर हथियार, 75,000 गाड़ियां थे जिसमें 20,000 स्पेशलिस्ट व्हीकल थे। स्पेशलिस्ट व्हीकल का मतलब है आर्म फोर्सेस, ये जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं और बीएमपीज होते हैं। 200 थे एयरक्राफ्ट विदाउट नेविगेशन डिवाइसेस, मेरे खबर के मुताबिक नेविगेशन डिवाइसेस उन्होंने कहीं से ले चुके हैं। नाइट विजन डिवाइसेस, सेल्फ प्रोटेक्शन आर्मामेंट, मिसाइल पॉड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिसाइल लॉन्च करने के लिए। और सुन के आप हैरान मत होइएगा, आज के दिन में अफगानिस्तान तालिबान के पास मिसाइल्स ऑलरेडी है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कहां से आए हैं मैं नहीं जानता, लेकिन है कुछ किस्म की मिसाइल से, क्रूज मिसाइल जो है वहां पे उनके पास मौजूद है, और कहां से लिया है मुझे नहीं पता है। साथ ही बायोमेट्रिक डिवाइसेस, और उनका ये भी था सफिशिएंट कर्फ्यू वंस दे टुक ओवर द गवर्नमेंट। पाकिस्तान आर्मी का देखिए, अच्छा सॉरी, इनका रेगुलर जो अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के थे 2.5 लाख का जो नुमाइंदे थे, 2.5 लाख से अगर 50,000 आप माइनस करते हैं फिर भी 2 लाख के करीब उनका नफरी है। प्लस उनका स्पेशल फोर्सेस होते थे अफगान आर्मी का, जिसको हमने ट्रेन किया, मैं जब सर्विस में था मैंने ही ट्रेनिंग दिया था। ये 2 लाख के करीब थे नफरी। आप ये दोनों को मिलाते हैं 4 लाख के करीब करीब, उससे ज्यादा मेरा खबर है ये करीब 4.55 लाख हो चुके हैं। ये आज के दिन में तालिबान के कमांड के नीचे फौज है। पाकिस्तान के साथ जब आप तुलना करना, अच्छा तालिबान फोर्स का आप 15 से 25,000 के बीच में लीजिए, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं है। इनके पास AK-47 खूब सारे हैं, एमुनिशन बहुत है, और डिफेंस इंडस्ट्री कहां पे है मुझे नहीं पता है, लेकिन खबर मुझे ये मिला है कि डिफेंस इंडस्ट्री अभी उनका चालू हो चुका है, यानी कि एमुनिशन, एक्सप्लोजिव, ये सब पैदाश हो रहे हैं। कैसा हो रहा है, कौन कर रहा है, ये मैं जानता नहीं, आप इसको आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के साथ तुलना करिए, अगर तालिबान के पास 4.5 लाख पुराना फौज के नफरी है और तालिबान के करीब 25-30 हजार है, उनके साथ हकानी जुड़े हुए हैं, तालिबान के साथ हकानी है अफगानिस्तान में, ये भी करीब करीब बोलते हैं 10,000, एक्चुअली है 30,000 के आसपास। और इसी तरह और भी 2-3 इमदादी दस्ते हैं जो जुड़े हुए हैं, कुल मिला के 50,000 के आते हैं। तो 4.5 प्लस 50,000 जोड़ते हैं 5 लाख के करीब है। पाकिस्तान आर्मी के पास 5,60,000 एक्टिव है, जिसमें से खूब सारे देहांत, उनकी ये काफी डेथ हो चुकी है पिछले 2 साल के अंदर। एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे डेथ हो चुके हैं जवानों का। आज के दिन में जवान लोग जो है डिजर्ट कर रहे हैं, भगोड़ा हो रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, छुट्टी के बहाने में जाके वापस नहीं आ रहे हैं, रिकॉल नोटिस दिया जा रहा है, और लड़ाई के जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार नहीं है, सब डिसोबे कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 70,000, नेवी के पास 30,000। यहीं पे एक खुलासा करना चाहता हूं, ये जो यूएस ने एयरक्राफ्ट दिया था 200 एयरक्राफ्ट, मेरे खबर के मुताबिक 200 में से कम 50 हवाई जहाज इन्होंने तैयार हालत में, फंक्शनल, कौन कर रहा है, ये वही है जब यूएस आर्मी आर्म फोर्सेस वहां पे थे। प्लीज रिपीट 200 में से 50 क्या? 200 एयरक्राफ्ट ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट दिए गए थे, छोड़ के गए थे। 200 में से 50 हवाई जहाज जो है फंक्शनल है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं आप मेरे को करेक्शन दीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक रिटायर्ड आदमी हूं, तो ओपन सोर्स से कलेक्ट करके मैं थोड़ा जोड़ने की कोशिश करता हूं। अगर कोई आपके पास ताजा खबर आता है और कोई अगर व्यक्ति आते हैं तो मैं भी जानने की कोशिश करूंगा इसके बारे में। ये एक चीज बताना चाह रहा था। प्लस आपको ये भी कहना चाहता हूं कि यूएस के कॉन्ट्रैक्टर करीब 17,000 थे, इसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं जो अफगान तालिबान के साथ अभी जुड़े हुए हैं,
वो उनको मदद कर रहे हैं। मेरे खबर के मुताबिक करीब 200-250 कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि यूएस का जो सप्लाई चेन है वो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसी उसी लाइन पे तालिबान का जो अफगानिस्तान तालिबान है वो उसी का मदद ले रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो उनका करीब 9 बिलियन या कुछ है जो फ्रीज हो रखा है, अभी तो खुलासा नहीं हुआ कहाँ से आ रहा है पैसा कहीं से आ रहा है। अभी बोलते हैं पॉपी कल्टीवेशन बिल्कुल उन्होंने बंद कर चुके हैं, नार्कोटिक्स बिल्कुल बंद हो रखा है। तो हकानी क्या कर रहा है? हकानी का एक काम है कि नार्कोटिक डिपार्टमेंट और उनका जो इकोसिस्टम है उससे पैसा अदाय करना अलग अलग लेवल पे। पॉपी कल्टीवेशन के टाइम में उसका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के 3-4 जगह हैं जहां से वो रेवेन्यू इनकम करते हैं और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट करते हैं वहां से। तो अभी बोलते तो हैं पॉपी कल्टीवेशन बिल्कुल बंद हो गया, बलूचिस्तान में शिफ्ट हो गया, लेकिन मेरे खबर के मुताबिक अभी भी हकानी के नीचे कुछ ना कुछ एरिया है जहां पे पॉपी कल्टीवेशन और नार्कोटिक्स से पैसा लिया जा रहा है। क्योंकि घूम फिर के वहीं पे सवाल आता है पैसा कहां से आ रहा है? क्या रशिया दे रहा है, क्या चाइना दे रहा है, कि हिंदुस्तान तो देता ही नहीं, इन चीजों में पढ़ते नहीं है हम, तो कौन है उनको हेल्प करने वाला? मेरे खबर के मुताबिक ऑल्सो ये भी आ रहा है छोट-मोट कि सीआईए का अभी काफी ट्रैक टू डिप्लोमेसी या बातचीत चल रही है बगराम एयरफील्ड के लिए। सीआईए किसी भी तरह इसको वापस लेना चाहता है और तालिबान डट करके उसको इनकार कर रहे हैं कि नहीं, इस बार हम आपको नहीं देंगे। और इसका क्या होगा, आखिरी अंजाम क्या होगा, मैं कह नहीं सकता हूँ। सारी फसाद की जड़ तो यही है। अगर मैं व्यूअर्स को क्रोनोलॉजी समझाना चाहूँ, ट्रम्प का स्टेटमेंट आता है बागराम एयरबेस के लिए, तालिबान उनको बोलता है कि गेट लॉस्ट इन शॉर्ट। उसके बाद पाकिस्तान को शायद या तो ऑर्डर्स आते हैं या इंस्टिगेट किया जाता है। पाकिस्तान अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर, और वो भी तब जब अफगानिस्तान के एफएम, तालिबानी एफएम भारत के अंदर होते हैं और भारत की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। काबुल के ऊपर अटैक होता है, नॉर्मल सिविलियंस को मारा जाता है और एकदम क्लैशेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि तालिबान पिटने वालों में नहीं है, पीटने वालों में है। जैसा भी आपने कहा, इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। वहां पे कई कई एम्पायर्स वहां पे कोलैप्स हुई हैं। दे कुड नेवर विन ओवर तालिबान और अफगानिस्तान। उसके बाद में जब ये रिटेलिएशन शुरू होता है, पाकिस्तानी एज यूजुअल जब वो पिटते हैं, रोने पिटने लग जाते हैं, तो अपने आका के पास जाते हैं, पैर पकड़ते हैं, बचाओ हमें। तो बीच में अब क्या की प्रॉब्लम क्या है कि अफगानिस्तान के साथ यूएस तो डील करता नहीं है। अगर मैं बात करूं 2020 की सर, तो यूएस तालिबान टॉक जो हुए थे उसमें भी कतर ने ही पार्टिसिपेट किया था, दोहा ने ही पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान को मनाने के लिए उनको चाहे पैसों से मनाए, चाहे डिप्लोमेटिक एंगल से मनाए, या जिस भी तरीके से, ऐसा लगता है कि इस वक्त कतर अफगानिस्तान के पैरों में गिरने वाला है कि भैया रोक लो, अब इतनी पिटाई ना करो। बट मुझे सर ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है? देखिए, इधर सीज फायर की बात हो रही है और जैसा भी आपने कहा और न्यूज जो आई कि 3 क्रिकेटर्स को इन्होंने, और माइंड यू दे वर नॉट एट वॉर, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, ये अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये लोग सब डिनर कर रहे थे। 3 मरे हैं, 8 से ज्यादा घायल हुए हैं, ओनली द क्रिकेटर्स। फैमिली की बात ही नहीं हो रही है सर यहाँ पे। इट इज सो बिल्कुल बैड। गायत्री, आपने मेरे मुंह से छीन लिया। मैं यहीं पे आ रहा था कि इसका नतीजा क्या होने जा रहा है। नतीजा यही है कि अपने पूंछ में पहले तो आग लगे हुई थे, अपना शरीर में आग लगा लिया पाकिस्तान। अभी बड़ा खतरनाक ये साबित होने जा रहा है मेरे विचार के मुताबिक। आई मे बी रॉन्ग। मेरे विचार ये कह रहा है, अंदाज ये कह रहा है कि ये जब पेशावर है, खैबर पख्तूनख्वा का जो कैपिटल है, ये शायद ये इनके हाथ में जाने वाला है। ये जो फेंसिंग उन्होंने बिछा रखे हैं या लगा रखे हैं 2640 किलोमीटर में से, जो मेरे को खबर लग रहा है 2000 करीब 20 किलोमीटर तक उन्होंने फेंसिंग लगा रखा है। कुछ फोर्ट है, 1200 फोर्ट है, 1200 पोस्ट है और 1000 फोर्ट है। फोर्ट मतलब 1-2 किलोमीटर के बीच में एक आ जाता है उनका रेंजर या पाकिस्तान फौज के उनके मौजूदी जो पोजीशन होते हैं। 10 से 20 जवान एक फोर्ट में होते हैं, फेंसिंग लगा हुआ होता है, बंकर्स हैं, फाइटिंग बंकर्स। और लेकिन जो पड़ोस वाला जो बंकर जो फोर्ट है वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। फौजी सिखलाई होता है जब डिफेंसिव लेआउट करते हैं, दो जो प्लेटून डिफेंडेड लोकेलिटी होता है, एक का हथियार दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, वो नहीं है। ये बिल्कुल लीनियर फैशन में उन्होंने कर रखा है। और तालिबान जो है बीच में जो गैप है, इसके बीच में से जाके
पीछे की तरह हमला कर रहे हैं। और ये भी मेरे पास खबर आ रहा है कि ये दुरान लाइन जो पहले था, जो सीधाई फेंसिंग बिछी हुई है या लगा रखे हैं, उस फेंसिंग से करीब 2-3 किलोमीटर पीछे की तरह तालिबान की प्रोग्रेस हो चुका है। कहां तक सच कहां तक झूठ, इसको टाइम विल टेल अस। बट एक चीज पे मैं आना चाहता हूं, ये जो क्रिकेटियर्स को मारे गए हैं बाय एयर अटैक, एयर वायलेशन बहुत ही खतरनाक एक साबित हो सकता है। इसका मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दिया है। कतर चाहे कुछ भी करे, कितना भी कोशिश करे, मेरा आज के दिन में मेरे पास जितने इनपुट आए हैं, मेरा असेसमेंट ये कह रहा है तालिबान सीज फायर को एक्सटेंड करते रहेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसा ही वो कार्रवाई करते रहेगा जिसमें पाकिस्तान को नानी याद आती रहेगी। जैसे कि कल ही, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, कल ही करीब 114 डेड बॉडीज उनके सैनिकों का, ये पीछे लॉजिस्टिक क्वेता और इस तरफ चमन के पास के बाद क्वेता आता है, कंधार और इसके बीच में, और इस तरफ है तरखोम जो जगह है खैबर पख्तूनख्वा का जो गेटवे बोलते हैं, उसके पीछे पेशावर के हॉस्पिटल में कल आए हैं डेड बॉडीज। तो ये डेड बॉडीज कहाँ रहे, लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। कंप्लीट जो पाकिस्तान का 4 प्रोविंसेस हैं, 2 प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा का करीब 1500 किलोमीटर बॉर्डर है और बलूचिस्तान का बॉर्डर है करीब करीब, बाकी बैलेंस इतना होता है 1100-1200 किलोमीटर। इसमें ज्यादातर जो पोस्ट है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है। पख्तूनख्वा में दूसरा मसला अभी खड़ा हो गया है। कल शाम को उनके चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल फ्लैटली मना कर दिया कि जो शरीफ साहब है उनका हुक्म ना लेंगे ना बात करेंगे उनसे। वो बोलते हैं कि हुक्म सिर्फ लेना है तो इमरान खान की हुक्म सुनेंगे। इसका मतलब जो सेसेशन एटीट्यूड होता है, ये आप खैबर पख्तूनख्वा का शुरू हो चुका है। साथ ही बलूच लिबरेशन आर्मी का कल ही उन्होंने पूरा एकदम खुलासा किया है कि आइंदा से कोई भी आना चाहता है उनका कैपिटल में या उनका माताजी जो मंदिर है, उसके लिए जो पासपोर्ट ये इस्लामाबाद में अप्रूव नहीं होगा। हिंगलराज माता जो है वहां जाने के लिए उनका पासपोर्ट उधर क्वेता में होगा, बलूचिस्तान की कैपिटल में अप्रूव करेंगे। कौन करेगा? बीएलए अथॉरिटी। तो इस किस्म की जो अनाउंसमेंट या प्रोमulgation हो रहा है, ये एक्चुअली एक चीज को ये दर्शाता है कि ये जो दोनों प्रांत या प्रोविंसेस हैं, ये अलग थलग होने वाले हैं या उसी रास्ते में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या यूएसए उनको होने देगा, क्या चाइना उनको होने देगा? मेरा ये कह रहा है कि पाकिस्तान का परिस्थिति ऐसा आ गया है, जब तक वो खुद इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठंडे दिमाग के साथ नहीं सोचते हैं, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जब तक ये जो सपोर्ट करना जब तक बंद नहीं करते हैं, तब तक इनका हालत ऐसा ही सेंसिटिव और वल्नरेबल होते रहेगा। और ये चीजें सिर्फ 2 नहीं, साथ ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ये जो वहां से अलग होके हिंदुस्तान के श्रीनगर के साथ मिलना चाहते हैं, शायद हिंदुस्तान को बिना कोई एक्शन लेके ये अपने आप आके मिलेंगे। जो पुराना ट्रेडिशनल ऐतिहासिक क्रॉसिंग पॉइंट है, उन क्रॉसिंग पॉइंट्स को जोर जबरदस्ती खोलने के लिए वो डिमांड करेंगे। साथ ही लोग इस तरफ आएंगे, उसके लिए हिंदुस्तान को तैयार रहना निहायत आवश्यक है। मैं सिर्फ ये मेरा जो अंदाज है, ये अंदाज सिर्फ एक चीज के ऊपर है। ये जो क्रिकेटर आपने बताया है, ये खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ये डिनर कर रहे थे, ये एक इनोसेंट सिविलियन है, उनको लड़ाई के साथ ना कुछ लेना है ना। पहले भी तो जब काबुल के ऊपर अटैक किया इन्होंने, तो कौन सा इन्होंने आर्मी एरिया पे, इन्होंने तो सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। सिविलियंस के ऊपर किया, उसको खबर कौन दे रहा है? खबर देने वाले यूएसए आर्मी दे रहा है और उनका जो सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम के जरिए से ये कर रहे हैं। हालांकि वो खबर गलत था। जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो उनके जो लीडर हैं, वो मैसूद तो पाकिस्तान में बैठा है, वो बोल रहे हैं अफगानिस्तान के पास। ये खबर गलत था। ये इसी तरह 2-3 और भी खबर गलत है। ये जो क्रिकेटियर्स को मारे हैं, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक फौजी होने के नाते मैं भी बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान ऐसा गलत कदम क्यों उठा रहा है। ये आ बैल मार वाली बात, मतलब जो अगर 50 साल उनका लाइफ और था, अभी उसको कम होके मेरे ख्याल से मेरे को लगने लगा है कि ये 5 महीना अभी रह गया है, या मुश्किल से ज्यादा 5 साल हो सकता है। उसके बाद दे आर प्रिपेयरिंग अ ग्रेवयार्ड ऑफ पाकिस्तान वेरी सून। ये मेरा विचार है। अगर ये रोकथाम की कदम नहीं उठाते हैं तो ये ऐसा रास्ते पे चलते जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। मुझे ये भी लगने लगा है यूएसए का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये एक ड्रामा खेल रहे हैं।
अचानक एक उसको क्या बोलते हैं, यू टर्न, जो यू टर्न, उनका जो रिश्ता है, वही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को बोलते थे कि हब ऑफ टेररिज्म, और ये कहते थे $33 बिलियन ले रखा है, और पाकिस्तान क्या तो दिया है, दो ट्रम्प दो इज तो चीजें। एक्सपोज, कंप्लीटली एक्सपोज, उनके बारे में तो सर बात ही नहीं करते हैं, वो इज तो कंप्लीटली एक्सपोज्ड। मतलब इनफैक्ट इससे ज्यादा यूएस को डैमेज किसी ने नहीं किया जितना ट्रम्प ने किया, क्योंकि उन्होंने जो असली चेहरा यूएस का वो सामने रख दिया। सर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाहूंगी क्योंकि आपका भी इंपॉर्टेंट टाइम है। बागराम एयरबेस पे आपने कहा हो सकता है कि तालिबान भारत को दे दे। हाउ हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब कितने चांसेस है? नहीं नहीं, बागराम एयरपोर्ट, ये सवाल थोड़ा दोबारा पूछेंगे प्लीज। बागराम एयरबेस तालिबान भारत को दे सकता है, कितने बागराम चांसेस? एयर भार फिजिकली हैंडओवर नहीं हुआ है, बट इन प्रिंसिपल, बुनियादों की असूलों पर उन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट दे के गए हैं। जब हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने ऑफर किया, सिर्फ एक देश को कमिटमेंट दिया है उन्होंने, और किसी को नहीं। चाइना को इनकार कर दिया है, रशिया को भी मना कर दिया, रशिया ने बनाया था, रशिया इज द ओनली कंट्री। बागराम एयरफील्ड को बनाने वाला देश था रशिया, उनको भी मना कर दिया है। लेकिन हिंदुस्तान को इन प्रिंसिपल बोला है कि आपको जो चाहिए, जो जैसा रूप रंग चाहिए, आपको पूरा एकदम आप आमंत्रित है, हमारे मेहमान हो, आपके इसका जैसा देश बहुत कम मिलेंगे। इसका इसका क्रेडिट तो दो लोगों को, बहुत तीन लोगों को क्लोजली जाता है। वन इज डेफिनेटली मोदी जी, सेकंड इज दोवल जी, एंड थर्ड इज जयशंकर जी। आई वो थिंक पॉलिटिकल, उसमें नहीं पड़ूंगा, वो पॉलिटिकल ये है, मैं फौजी हूं, मैं थोड़ा पॉलिटिकल, मेरे को रहना मेरा धर्म है। मैं कहूंगा हमारे लीडरशिप सही सही कार्ड, सही समय पे सही कदम उठा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। इसी को आगे की तरफ बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान को एक देश की नजरिया से मत देखिए, अफगानिस्तान का जो ज्योग्राफी है वो देखिए। इट इज एट क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया विथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक विद मिडिल ईस्ट, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ऐसा देश है, वो 5 देश है, कहीं पे भी आप घुस जाइए। आज के दिन में जो बॉलीवुड के पिक्चर की गाना, उनका सुबह स्टार्ट होता है बॉलीवुड पिक्चर की गाने के साथ, शाम को जब सोने जाते हैं वही गाना गा के वो सोते हैं। उनका शादी होता है, वो म्यूजिक बजाते हैं बॉलीवुड की म्यूजिक। उनकी ये रीति रिवाज ऐसा है। शायद आप सरप्राइज नहीं होंगे, आज धनतेरस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पे भी होता होगा धनतेरस गाने के साथ, ये भी जी होता होगा। सर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यूएस, मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प ने कतर को फोन करके कहा होगा या कतर से रिक्वेस्ट की होगी कि भाई तालिबानियों को ले आओ, पाकिस्तान को बचाते हैं, तो कतर में ये हो रहा है। ईरान कहाँ फिट बैठता है? तालिबानियों को ड्रोन्स की बड़ी जरूरत है, एयरफोर्स तो है नहीं उनके पास, ईरान बिल्कुल के। सही सही पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि 50 हवाई जहाज का तो हिसाब किताब मैंने बताया, उनके पायलट्स ट्रेनिंग कहाँ हो रहे हैं, कौन कर रहा है, ये सारे सवाल आते हैं। लेकिन हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, तालिबान भी इतने बेवकूफ नहीं है, वो कर रहे हैं सारी चीज। लेकिन ये जो ईरान के साथ जो रिश्ता है, शायद आप भूल गए होंगे, चाबहार पोर्ट के लिए ईरान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है उसकी डेवलपमेंट के लिए। जहां तक मैं अपना मेमोरी को रिस्पेक्ट करता हूं, 2 साल पहले या 1 साल पहले उन्होंने कमिटमेंट दिया है $15 बिलियन। ये $15 बिलियन तालिबान कहां से ला रहा है? लेकिन कमिटमेंट हो चुका है, चाहे वो लीज पे हो, कुछ भी हो, आधा पेमेंट हो चुका है, तकरीबन आधा पेमेंट ईरान के साथ समझौता हुआ है। क्योंकि चाबहार पोर्ट के बिना इनके पास ये ऐसा लैंडलॉक्ड है, इनके खाना पानी दवाई जो भी है, कपड़े, लॉजिस्टिक सारे चाबहार पोर्ट से आएंगे, या वाघा बॉर्डर से आएगा। वाघा बॉर्डर तब पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं जब तक आप इंटरनेशनली प्रेशर नहीं डालते हैं पाकिस्तान के ऊपर। हो सकता है कोई बातचीत चले, पाकिस्तान दबाव डाले इनके ऊपर, रास्ता खुल जाए, लेकिन चाबहार के बिना एक्चुअली इट इज लैंडलॉक्ड। दूसरी बात, डिफेंस कोऑपरेशन, एक देश है जो उनको सहायता कर सकता है, मदद, जो नेबर है, इमीडिएट नेबर, वो है ईरान। ईरान के साथ अफगानिस्तान तालिबान का रिश्ता बहुत जबरदस्त है। ये अभी तक इतना खुलासा नहीं है, लेकिन मैं बोल देना चाहता हूं, आज के दिन में 8 देशों का एम्बेसी है। कहां पे? काबुल में। ईरान का भी एम्बेसी, पाकिस्तान का है, लेकिन ईरान का भी है, रशिया का भी है, चाइना का, इनका एम्बेसडर रशिया में ऑलरेडी, चाइना में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, एक्सेप्ट हो गए। चाइना भी एम्बेसी उधर। चाइना हैज टेकन देयर, जो आईनी वाला कॉपर माइन है, 2008 को उन्होंने एक साइन किया था एग्रीमेंट तालिबान के साथ। वो साइन किया है, उसका माइनिंग वगैरह वो बीच में सस्पेंड हो गया था, क्योंकि चाइनीज साइंटिस्ट को मारने के लिए उइगुर मुस्लिम के छोटे छोटे स्मॉल टीम आके ऑपरेट कर रहे थे। वो काम को बिल्कुल बंद कर दिया था उन्होंने।
लेकिन धीरे धीरे चाइनीज और तालिबान सपोर्ट लेके वो माइन ऑपरेशनलाइज होने लगा है, वहां पे माइनिंग होने लगा है, प्रोसेसिंग के लिए वहां से जा रहा है, जितने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या एक्सकेवेट कर रहे हैं, जो डिग करके जो माइनिंग सोर्स से निकाल रहे हैं। सो इसी के साथ आखिरी में मैं ये कहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट to Afghanistan Taliban. You are on the right lines. Hindustan is there for humanitarian assistance, people to people connect. And now the cricketers are going to become a messiah of, I would one say, righteousness and rules based order. ये उनको सवाल उठाना चाहिए कि क्या विश्व में यही रह गया है कि अमेरिका के झंडे के नीचे पाकिस्तान हमला करते जाएगा बगराम एयरफील्ड के लिए और इनोसेंट लोगों को मारते रहेंगे, या और कोई रास्ता है? उसके जवाब मेरे को सिर्फ एक ही दिख रहा है। दुरान लाइन जो है, इसका जो फेंसिंग उन्होंने इरेक्ट कर रखे 2023 या 21-22 के बाद, मुझे लगने लगा है ये दुरान लाइन बहुत जल्दी खैबर पख्तूनख्वा में उखाड़ने वाले हैं। उखाड़ के ये जो पश्तूनस्तान है इसको किसी भी तरह मर्ज कर देंगे और इसको डोमिनेट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस में जो आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और तालिबान अफगानिस्तान के जो है, दोनों को दोनों मिल जाएंगे। अभी तक को दो डिस्टिंक्ट तालिबान होते थे, लेकिन मेरे को ये लगने लगा है ये दोनों तालिबान अभी एक ही रूप, रंग, कैरेक्टर और मोटिव जो आइडियोलॉजी है इसी के साथ ऑपरेट करने का अंदेशा है। धन्यवाद। बैक टू यू गायत्री। सर, मुझे लगता है क्रिकेटर्स की मौत से आग भड़क गई है, ठंडी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर सब कुछ शांति रहता है, जैसे कि पिछले 48 घंटे में बातचीत चल रही थी, कतर के अंदर मीटिंग है, ये क्रिकेटर्स की मौत के बाद अब ये ठंडी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तालिबानी छोड़ते नहीं है, बट आज राजनाथ सिंह जी का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया है। ही हैज गिवन अ स्ट्रेट वार्निंग टू पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ब्रह्मोस विल मेजर एवरी इंच ऑफ एनिमी लैंड, the one who can give life can also take it when needed. ये इसका क्या मतलब है? the one you can give life can also take it when needed. So ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस नाप लेगी, ये तो समझ में आ गया जी। अब मेरा समझ के मुताबिक पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान इज एन ऑफशूट, इट इज एग्जिस्टिंग बाय वर्च्यू ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ इंडिया, even if it is because it is our neighbor, it is part of India. It came into existence out of India's womb. It took birth. And जो लाइफ दिया है, मेरे समझ उनका जो स्टेटमेंट है वो उसको लाइफ लेना भी जानता है, ठीक है कि नहीं? सो अभी तक हम तो भाईचारा दिखाते रहे हैं, गुड नेबरलीनेस दिखाते रहे, लेकिन ये पुश कम्स टू शव, यू डेयर डू अनदर पहलगाम। अभी आप वेट एंड सी हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है। अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये बयान में, सिर्फ बयान नहीं, इसका तैयारी स्टार्ट है, बिल्कुल तैयार हालत में है। तीनों सर्विसेज, अभी नेवी से स्टार्ट होगा। उन्होंने कह दिया पाकिस्तान जो है इट विल सीज टू एग्जिस्ट ऑन द मैप ऑफ द प्लैनेट। ये धमकी नहीं है, ये एक हकीकत होने जा रहा है। पूरा विश्व में लोग जगह जगह से वो देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है, कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट स्टेट है, विल इट एक्चुअली सर्वाइव the statement which has been given by the chief of the army staff today, Munir Saab, or it is just going to be called a bluff, the way their nuclear bluff has been called, the way their capability has been called as a bluff, the way their relationship with China has been called as a bluff, higher than the Everest and deeper than the ocean, the way America has been calling the relationship with Pakistan a bluff. It is a state which has become pariah state by being called as a bluff state. It is not a nation state worth the name existing on the planet of the earth. जी सर, सर यहाँ पर जो, क्योंकि ये पॉलिटिकल कमेंट है, आई अंडरस्टैंड योर योर स्टैंड। राजनाथ सिंह जी ने यही कहा, बेटा हमने ही तुम्हें बनाया था, हम तुम्हें खत्म करने में टाइम नहीं लगाएंगे। एक्चुअली मीनिंग व्हाट द CDS सेड, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेड, कि चूज बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सो बेसिकली कहा है हमसे निकल कर गए हो, मिटाने में टाइम नहीं लगेगा, इन शॉर्ट। मुझे ऐसी फीलिंग आती है। बट यस, आसिम मुनीर का सर स्टेटमेंट आया आज कोई, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट बिफोर वी वाइंड अप? आसिम मुनीर साहब एक्चुअली ऐसे फंस गए हैं, उनको पता नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पे बोलना है। ही इज जैसे बावड़ा हो जाता है ना, ही इज एक्चुअली फ्लाउंडरिंग, ही डजंट नो हाउ टू सर्वाइव, ब्रीथ टू सर्वाइव। तो अभी एट द मोमेंट हिंदुस्तान की तरफ से जब ब्रह्मो का इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म आप जैसे इनागुरेट कर रहे हैं,
और ब्रह्मो का कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 में डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है, और राजनाथ सिंह एक स्टेटमेंट इस तरफ देते हैं तो उसके जवाब में किसी को तो बताना है। तो पाकिस्तान आर्मी, ये जो स्टेटमेंट है वो हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये स्टेटमेंट है उनकी पाकिस्तान के अंदर जो सिटीजन्स है वो भी बौड़ा हो रखे हैं। वो टीएलपी जो लबैक है और जो इमरान खान का क्या है वो, उसका पार्टी का नाम क्या है, इमरान खान पार्टी नेम, दोनों पीटीआई, दो पीटीआई, पीटीआई, पीटीआई। ये दोनों का मिलन है। दे हैव कम टू अ प्लेटफॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस। ये देखिए ना, लबैक जो है इट इज अ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। एट सम पॉइंट 2015 को ये क्रिएट किया गया था। अभी देखिए क्या हो गया, अभी यही लबैक आर्मी के खिलाफ जाके लड़ाई कर रहा है। तो बड़े मुश्किल से उसको चुप कराया कल परसों, और अभी दोनों के बीच में मिलन हो रहा है। लबैक भी सपोर्ट कर रहा है इमरान खान को, प्रॉप अप करिए, जेल से निकालिए। ऊपर से वो आपका खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बोल दिया, मैं आइंदा से पाकिस्तान का हुक्म नहीं लूंगा प्राइम मिनिस्टर, उनसे मिलने के कोई फायदा नहीं है। वो बदतमीज करते हैं, वो एक्चुअली ही डजंट नो हाउ टू ट्रीट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो इस तरफ काफी वो दंगा स्टार्ट हो गया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। आप देखिए नवाज शरीफ का जो बेटी है, जो चीफ मिनिस्टर है, उनका भी देखिए ना किस तरह कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट, नॉट वंस, नंबर ऑफ टाइम्स। सो डिसोबीडियंस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, चारों चीफ मिनिस्टर, दे हैव गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कुड केयर लेस, क्लाइम द नियरेस्ट ट्री। हम अपना राज्य को अपने तौर तरीके से रूल करेंगे, आपको जो करना है करो। आपका तो मुंह से वो चीज निकलता है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बोलते हैं। आर्मी का हालत आज के दिन में आप सुन के हैरान होंगे। शायद आपके चैनल या कहीं पे मैंने बोला था, 2 डिवीजन थे पहले कि लेफ्टिनेंट कर्नल और बिलो, और दूसरा था ब्रिगेडियर एंड अबव। अभी ब्रिगेडियर एंड अबव के बीच में 2 हिस्से हो गए हैं। बड़ा वाला हिस्सा जो है, जो मुनीर को नहीं चाहते हैं टू कंटिन्यू एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन फोर्सिबल फ्यूचर। आप सुन के ये शायद ताजुब नहीं होंगे, मुनीर गायब है, उसको लेके कहीं उसको हाउस अरेस्ट करके बीच में डाल देंगे। ये है आज के दिन में पाकिस्तान आर्मी का। तो इनको इकट्ठा रखने का सिर्फ एक ही उपाय है उनके लिए, असीम मुनीर को, कि इस किस्म की बयानबाजी देके, ड्रामेटिक रेटोरिक देते हुए आप देश को इकट्ठा करने की कोशिश करिए। जिस तरह आपने पहलगाम करके देश को इकट्ठा किया था अपने बचाव के लिए, अपना तरक्की के लिए, शायद वो एक एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का परिस्थिति आज ऐसा हो गया है, वापस आना बहुत मुश्किल है। इट इज रीच्ड अ स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल एंड स्टेट। इरिवर्सिबल इज देयर इज एनार्की इन पाकिस्तान टुडे। ये जो बातचीत करके चुप करके बैठा है, लोग आज के दिन में चुप नहीं रहते हैं। ये जेन ज़ी का जमाना है। तो सोशल मीडिया ऐसा चल रहा है बड़ा तेजी के साथ, चाहे वो इंटरनेट बंद करे या ब्लैकआउट करे, फिर भी सोशल मीडिया एक्टिव है। ऐसा हालत में उनको सर उठा के चलना बहुत मुश्किल होगा। लीडरशिप को जब तक हकीकत को कबूल नहीं करते हैं और उसका मसलों को क्या बोलते हैं, मसलों को इलाज नहीं देते हैं, ये तो कुछ नहीं है। आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और धमकी नहीं दे रहे हैं, वो तैयार करके बैठे हैं, अभी वो तुरंत ही उसको अलग हो जाएंगे। ऐसा परिस्थिति में सिर्फ मैं तो एक रास्ता बताऊंगा पाकिस्तान को, ये बयानबाजी बंद करिए। सबसे बढ़िया तरीका है शांति से बैठिए, आप देखिए इलाज क्या हो सकता है। डिजीज को आप इलाज करने की कोशिश करिए, नॉट द सिम्टम। और डिजीज तब होता है, आपके 4 पिलर होते हैं एक डेमोक्रेसी के। वो डेमोक्रेसी का नंबर 1 पिलर है आपका लेजिस्लेचर, कामयाबी बनाइए, इफेक्टिव, असरदायक बनाइए। नंबर 2 आपका एग्जीक्यूटिव, असरदायक बनाइए, रिस्पॉन्सिव। नंबर 3 जुडिशियरी, ना की बराबर है। नंबर 4 मीडिया आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। 4 पिलर डेमोक्रेसी के जो होते हैं, ये बिल्कुल ही ना की बराबर है। जब तक इनको आप मजबूत नहीं बनाएंगे, आप कब तक आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जो डेमीगॉड था, आपका कोर कमांडर मकान को जलाए थे 9 मई 2023 को। कोर कमांडर इतना सीनियर कमांडर, वो तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बराबर है। और आप जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर के अंदर कितने सारे दिनों के लिए छुपे रहे, आप बाहर तो आए नहीं। किस किस्म के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे? फील्ड मार्शल रैंक पहन के आप घूम रहे हो। तो यही तो मैं सवाल के तरीके से आपको बताना चाहूंगा। समय आ गया है और उनको सही इलाज निकालने की कोशिश करिए। अगर आप you can cheat yourself, you cannot cheat, you can cheat others but you cannot cheat yourself. At the end of the day, आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान में ये एक चीज लिखा हुआ है, सत्य के मार्ग लेके चलिए। शायद कुरान अगर आप पढ़ें, ये अरबिक में लिखा होता है, उर्दू में नहीं है।
अरेबिक वाला कुरान को पढ़िए, तब जाके असल मीनिंग मिलेगा। फौज का एक चीफ होने के नाते जवान लोग तब सुनते हैं, तब आपको सीनियर को सैल्यूट देंगे जब आप हकीकत को कबूल करते हो और हकीकत मसलों को आप उनका कोई इलाज निकालने की कोशिश करते हो। देश जो है अभी जल रही है, उसको पानी डाल के बुझाने का तरीका सिर्फ एक ही है, सत्य को आप एक्सेप्ट करिए। इसी साल आपको $23 बिलियन, आप अक्टूबर के महीने में है, 31 दिसंबर तक $23 बिलियन चाहिए आपको डेट सर्विसिंग के लिए। टोटल डेट आपका एक्सटर्नल और इंटरनल $287 बिलियन हो चुका है। अमेरिका आपको सेव नहीं कर पाएगा। चाइना हाथ खड़ा कर दिया है कि सॉरी, सीपेक नो सीपेक, इसके आगे हम पैसा नहीं दे रहे। अब सऊदी अरेबिया में देखते हैं कैसा पैसा दे रहा है आपको, यह हालत है। सो इसी के साथ धन्यवाद गायत्री, सॉरी थैंक यू सो मच सर फॉर मेरा ज्वाइनिंग। जाने से जी सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। धनतेरस की शुभकामनाएं। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा एनालिसिस दे रही हूँ, तो प्लीज कम फॉरवर्ड, सपोर्ट, कंट्रीब्यूट टू द ऑल्टरनेट मीडिया। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सुधाकर सर से कोई एक्सेप्शनल शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गेट इन टच विद मी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you so much. Thank you guys. All the best.